ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना जीवन दे लिए मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन। अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। ये इस वक्त शाम के पाकिस्तान में तकरीबन 6 बजने वाले हैं। 1.5 घंटे के बाद एक नया शौक आपको लगेगा। जीत गए तो क्या कहना और हारे तो बाजी मात नहीं। अब आप कहेंगे हारे तो बाजी मात क्यों नहीं? क्योंकि जीत गए तो आप सब जीतेंगे, हारे तो कुछ लोग जीत जाएंगे। कि लंबा जुआ लगा हुआ है, बहुत लंबा जुआ। और फिर टीम को मीडिया ने और आप लोगों ने इतना प्रेशर में ले लिया है कि वो जीतना भी चाहें तो इंतहाई मुश्किल नजर आता है। लफ्ज़ नामुमकिन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि इंतहाई मुश्किल है कि बताने वाले न्यूयॉर्क से बताते हैं जो अराउंड में हैं कि उनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा। मैं इस पर बहुत तबसरा नहीं करूँगा कि यकीनन फिर उन्हें यह भी समझ नहीं है कि मीडिया ना देखें, सोशल मीडिया से दूर रहें, लोगों से भी दूर रहें, और फिर प्रैक्टिस भी पूरी नहीं हो पाई है। मगर जो गलतियां हैं उन्हें तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। कि मैंने आज़म खान को पहली बार तस्वीरों में देखा तो मैं हैरान रह गया कि जिसे गुजरांवाला का पहलवान बनना था वो क्रिकेटर बन गया। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। कि जिसे अखाड़े में जाना था, कुश्ती लड़नी थी या कबड्डी कहते थे बचपन में, वो खेलनी थी, उसे क्रिकेटर बना दिया। जिसने 14 T20 में टोटल 80 रन बनाए, जो 6 का एवरेज भी नहीं निकलता। 60 और 24 84 रन होते हैं, अगर 6 का भी हो तो 6.25 5.5 समथिंग लाइक दैट। और फिर ये वो टीम है कि जिसे फौजी ट्रेनिंग दी गई। तो सोशल मीडिया पे ड्रामा एक कोहराम बपा है कि फौजी ट्रेनिंग तो काम नहीं आई, क्योंकि वो ट्रेनिंग भी बड़ी अजीब थी। वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि छतें कूद रहे हैं, दीवारें फलांग रहे हैं। तब उन्हें क्रिकेटर बनाया जा रहा था कि यार डकैतियों के लिए, कच्चे के डाकुओं के लिए तरबियत दी जा रही थी। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अब इन्हें कच्चे के डाकुओं के हवाले कर देना चाहिए, उनसे ट्रेनिंग लेने कि वो भी काबू नहीं आते, वो किसी से नहीं हारे अभी तक। तो न्यूयॉर्क से मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि अंजाम तो हमें अभी से पता है, मगर फिर भी कुछ लोग जा रहे हैं जिन्होंने 25-25 हज़ार डॉलर के टिकट खरीदे हैं। मरे से मरा टिकट भी जो ना 2,500 से 3,000 डॉलर का है, जो PCB से लोगों ने खरीदे और लोगों ने ब्लैक के लिए मुख्तलिफ वेबसाइटों पर डाले हुए हैं। 38,000 कहते हैं स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी है, ऑक्यूपेंसी है। और फिर जो मीडिया है, पाकिस्तान से 70-80 जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो गए। फिर यकीनन चेयरमैन साहब के हवाली भी कुछ गए होंगे, यार दोस्त गए होंगे। फिर वहाँ उनके बड़ा एक हल्का है कि वजारत तो चेयरमैन ही तो आनी जानी है ना, बाद में भी तो रहना है। तो फिर इसी तरह इंडिया और दूसरे और PCB एक बड़ा हुजूम होगा। और लॉन्ग आइलैंड में वैसे ध्यान में रखें कि आइजनहावर पार्क से कुछ ही फासले पर वो यहाँ मीडिया पे नासो
काउंटी को नसाओ कहा जा रहा है, नासो कहते हैं या नासा कहते हैं, मगर मोस्टली जो गोरा है उसे नासो कहता है। तो वहाँ पर एक स्टेडियम के साथ एक बड़ा ऑडिटोरियम भी है जहाँ इंडियन बड़े शोज होते हैं, और उसकी कैपेसिटी भी अराउंड 40,000 के पास है टोटल मिला के। अगर 90% तो वो जो शोज होते हैं वहाँ 30 और 25 और 20 तक ही होते हैं, और कुछ इलाके को उसे कार्डर ऑफ कर देते हैं और इस तरह करते हैं कि वो भी क्राउडी लगे। तो फिर मेडिसन स्क्वायर गार्डन का तो आपने नाम सुना ही होगा, मैनहट्टन में, वो भी सच ए ह्यूज प्लेस। मगर ये स्टेडियम बनाया गया आर्टिफिशियल है, और यहाँ मैच खत्म होते हैं उसे उखाड़ दिया जाएगा। मगर मेरा ख्याल ये है कि अब अमेरिका को अवेयरनेस आई होगी कि तकरीबन जो मैंने हिसाब लगाया कि सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी और फिर कहना चाहिए कि ट्रिनिडाड, ये जमैकन जो हैं, वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उनके जो सारे लोग हैं, और फिर साथ में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नेदरलैंड, जो मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, तकरीबन ये आबादी 1.25 से 2 करोड़ की बनती है अमेरिका में। और ये सब क्रेजी हैं, दीवाने हैं, और ये कारोबार है, धंधा है, पीसीबी भी चाहती है। तो अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि क्रिकेट अमेरिका में बड़े पैमाने पे हुआ करेगी, और ऑलरेडी पाकिस्तानी इंडियंस टीमें मौजूद हैं, और मेरा ख्याल ये है कि अब इसे मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। मेरे जहन में भी एक आइडिया है, हमारे एक दोस्त हैं शौकत मैक्स, जो कभी पीसीबी के चेयरमैन बनते रह गए कि इंडियन नहीं चाहते कि कोई पाकिस्तानी बने। तो आने वाले दिनों में क्रिकेट को मैं बड़ा उरूज देख रहा हूँ, मगर आज का गेम आपके लिए तो यही फेस्टिविटी है ताकि आप पाकिस्तान के मामला से दूर रहें, और खेलों में, मेलों में, तफरीहात में, फिल्मों में, आपके यहाँ बज़ाहिर फिल्में वगैरह बैन हैं मगर सरकारी तौर पे टेलीविज़न पे, मगर मैं जो यहाँ टेलीविज़न देख रहा हूँ उसमें 11 इंडियन चैनल चल रहे हैं। खैर, मैं दूसरी तरफ निकल जाऊँगा। दूसरा, देख, मैं क्रिकेट मैच के हवाले से मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, मगर कहने वाले ये कहते हैं कि ये वो घंटा है जिसको कोई भी बजा के चला जाए। नेदरलैंड भी बजा ले, जिम्बाब्वे भी बजा ले, अफगानिस्तान भी बजा ले, आयरलैंड भी बजा ले, मैं ईच एवरी एनीवन कैन डू इट। और फिर इंडियन को घंटा बजाने के बड़े मास्टर है मंदिर में, और फिर डिमोरलाइज एक टीम हो जो दुनिया के 9 वारिद से हार गई हो। मतलब 5 साल के बच्चे से हारना था ना अमेरिका से, मगर मेरे मुल्क की हैबत बहुत बड़ी है। खैर, तो दुआएं बहरहाल साथ है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक पे। कई रोज से मेरे दोस्त कह रहे हैं कि मैं उस पर क्यों नहीं बोल रहा। ये जो हतक इज़्ज़त का कानून पंजाब असम्बली से पास हुआ, मीडिया, सोशल मीडिया, अच्छा देखें, ये कानून पूरी दुनिया में मौजूद है, और आपके यहाँ भी बज़ाहिर मौजूद है कि अगर मैं आपके खिलाफ कोई ऐसा काम करूं जिससे आपकी हतक हुई हो और आपको नुकसान पहुंचा हो, तो आप मुझे अदालत ले जा सकते हैं कि विदाउट एनी प्रूफ हाउ डेयर आई डिड इट। मगर यहाँ की अदालतें तो फैसले करती ही नहीं है। तो अगर आपको याद होगा कि जियो से लेकर प्राइवेट लोगों तक कुछ 6-7 मुकदमे हो चुके हैं, जिनमें से 3-4 ARY पर हो चुके हैं, और वो सबके सब हार गया। उसे अपनी कंपनी बदलनी पड़ गई, पैसे नहीं दिए उसने, मगर उसके खिलाफ जजमेंट मौजूद है। तो ये हमारे मुल्क में भी हो सकता था, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, और कनाडा में भी बिल्कुल इंग्लैंड की तरह बहुत तेजी के साथ होता है। और मैं बहुत सी बातें यहाँ इसलिए भी नहीं करता कि मैं उसी सिस्टम में रहता हूँ। बहुत सा सच भी होता है मगर उसका सबूत नहीं होता, तो खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। मगर यहाँ जिसके चाहो कपड़े उतार दो। मैं इस कानून के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, ये होना चाहिए और अदालतों को इस पर अमल भी करना चाहिए। मगर इसमें मसला क्या है कि जी यहाँ तो नियत की बात है ना कि छोड़ना नहीं है मीडिया को,
अच्छा, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो कभी भी नहीं चाहती थी। आपने सुना होगा कि फायर वॉल के नाम से एक नया सॉफ्टवेयर भी खरीदा है कि मेरा प्रोग्राम हाइड कर दिया जा सकता है यूट्यूब से, इसके लाइक कम हो सकते हैं, इसके व्यूज कम हो सकते हैं, इसे गायब किया जा सकता है। और पहले से भी सॉफ्टवेयर कनाडा से लाके, क्योंकि चाइना से करीब हो रहे हैं ना, चाइनीज कैम्प में अथॉरिटेरियन से डेमोक्रेसी तो सिर्फ यूरोप को, अमेरिका को हेल्प लेने के लिए, फाइनेंशियल मदद लेने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चक्कर में स्पेशल स्टेटस लेने के लिए दिखानी जरूरी है। अदरवाइज अगर ये इकॉनमी ग्रो कर लें कहीं गलती से, तो ये सांस भी ना लेने दें, ये चाइनीज और रशियन से ज्यादा और सऊदी अरब और यूएई से ज्यादा आप पर मजालिम करें। और उनकी खिलाड़ी, उनकी साथी, उनकी आड़ी जमहूरियत में सबसे बड़ी मुस्लिम लीग नून रही है। और अब वो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम आ रहा है कि जनाब वो पीपल्स पार्टी ने जानबूझ के अपने गवर्नर को छुट्टी पे भेजा, और मलक मोहम्मद खान जो स्पीकर है मुस्लिम लीग नून का, जो अचानक सियासत में वारिद आया क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर था, मिडिल मैन था बाजवा और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। ये बाजवा के समझी जिन पे अरबों खरबों रुपए बनाने का इल्जाम है, उनके ही ये फ्रेंड हैं बचपन के, ये मलक मोहम्मद खान। फिर शहबाज शरीफ के करीब है, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनवाने में कहते हैं उनका भी बड़ा हाथ है। ये तो मैं दावे से बहुत सी बातें नहीं कह सकता, मगर जो मैं मोतबर हल्के इस मुल्क के कहलाते हैं मैं उनकी बातें बता रहा हूँ। तो वो एक फाशिस्ट आदमी है, मुस्लिम लीग भी एक फाशिस्ट जमात है, तो ये कोई उनके लिए मसला नहीं था। और पीपल्स पार्टी तमाम बड़े बड़े आईनी उहदों पर काबिल है। गवर्नर उसके हैं, सेनेट का चेयरमैन उसका है, सदर वो खुद है, और सिंध में हुकूमत भी है, बलूचिस्तान में भी हुकूमत है, कोलिशन ही सही, मगर कह तो सकते ना कि जी हमारी हुकूमत है। सरहद में गवर्नर है, पंजाब में गवर्नर है, और सिंध का गवर्नर तरले डाल रहा है कि किसी सूरत से जुदाई साहब मुझे रोक लें। एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, और ये जो मुत्तहदा शोर शराबा पार्टी है जो सिर्फ कराची वालों के दुखों पर टफवे बांधती है, इससे ये भी नहीं हो सका कि पूरे अहले कराची को और अपने वोटर को जो अब ना होने के बराबर हैं, उन्हें घर के दरवाजों पे लाकर बिठा दे कि बिजली, लोगों का, नौजवानों का कत्ल, डकैती, चोरी तो सबका मुश्तरका मसला है ना। ये कोई सियासी मसला तो नहीं है, इंतजामिया की गफलत है ना। मगर ये पार्टी सिर्फ शोर शराबे के लिए है, और टीए माल अनाउंस, सरकारी जहाज का खर्चा, और पार्लियामेंट लाउंजेस, और यू नो सो मैनी। तो पीपल्स पार्टी अब पीपल्स पार्टी नहीं है, ये ध्यान में रखें। ये जरदारी पार्टी है, जर पार्टी है। पूरा 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें। मैं इस पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूं। शाहीन शहबाई और बहुत मोहतरम नाम है, आजकल पीटीआई के और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े मुखालिफ हैं और हमेशा रहे हैं, मगर खान साहब की हिमायत करते हैं उनको मुझे भी याद रहता है। खैर, मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मैंने बहुत सीखा है उनसे, और मैं अक्सर, अब बहुत दिनों से बात नहीं हुई मगर अक्सर बात होती रहती है। तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के फौरी बाद एक आर्टिकल लिखा था कि जरदारी साहब तो एक कारोबारी आदमी है, और अब पार्टी, मुझे पूरा तो याद नहीं है मगर उसका जो सोल था, सब्सटेंस था, वो यही था कि ये तो एक कारोबारी आदमी है। उनके कारोबार पे एक वाक़या सुना दूं, शाहीन शहबाई के बेटे की शादी का ही है कि एक टेबल पर, शायद मैं ये पहले भी सुना चुका हूँ, एक टेबल पे शादी का दिन, कराची का हूँ, वर्जीनिया में अलेक्जेंड्रिया, जो मुझे याद पड़ता है कि वहाँ एक शादी हॉल था, वो अब भी है, होटल रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, मगर वो कैटरिंग हॉल में, शादी हॉल में चेंज हो जाता है। कोई 300-400 लोग थे वहाँ, 400 लोग तकरीबन होंगे। एक टेबल पर पाकिस्तान के जो अमेरिका में जर्नलिस्ट है, नामवर जर्नलिस्ट सारे, अनवर साहब और डॉन के दूसरे, अनवर भी डॉन से हैं, मसूद साहब, मसूद हैदर है न्यूयॉर्क से, अब रिटायर हो गए डॉन से, और डॉक्टर मंजूर एजाज इज अ नोन इंटेलेक्चुअल, और बहुत सारे लोग
जरदारी साहब, ये वाहिद टेबल थी जिस पर खाना पीना दोनों चल रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। तो एक मौके पर मैंने अचानक, अभी बीबी जिंदा है, दूर दूर तक किसी खतरे की कोई घंटी नहीं है, बीबी भी शायद दुबई में है, उस वक्त या इंग्लैंड में है, और जरदारी साहब खामोश अनानाम जिलावती काट रहे हैं, खुद साख्ता न्यूयॉर्क से आए हैं शादी में। तो एक मौके पर मैंने बिल्कुल पहले अचानक कहा कि सुना है कि आपसे ये सलमान फारूकी, जो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा पहले जब ये सदर बने, वो मिलने आता है, जो $3 अरब के पाकिस्तान से फ्रॉड में भागे हुए थे, जो हुकूमतें बताती थी, हमें नहीं पता सच झूठ का, और बहुत से किस्से वहाँ के में पता है, वो एक पर्सनल है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो सुना वो मिलने आते हैं, कहने का बाबा मेरे दरवाजे पर जो भी आएगा मैं दूंगा। फिर मैंने पूछा कि जो मारा गया बीवी की गाड़ी में था, मुझे नाम भी याद नहीं रहते हैं, शुएब, अभी नाम आता है तो मैं आपको पूरा बता दूंगा, कि जो शुएब जो कराची में कत्ल हो गया, मेरे जहन में बहरहाल नाम नहीं आ रहा, जो गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ यही असल मसला होता है अब। तो वो भी आपके साथ रहता है, कहने का बाबा मेरा दोस्त है, किसी को एतराज़ है तो वो मेरा दोस्त है। बात आगे आगे बढ़ती गई, तो किसी मौके पे मुझे नहीं याद है कि मैंने कहा कि फराज साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी अब एक मजहबी जमात है, बीबी ने तस्वीर तो पकड़ ली है। ये वाक़या मैं सुना चुका हूँ कि बीबी को मैंने जब ये वाक़या सुनाया था तो बीबी रोने लगी थी कि लोग मेरे मज़हब पर भी एतराज़ करते हैं कि मैं किस तरह बिहेव करती हूँ मजहबी तौर पर। तो मैंने उन्हें बताया कि बीबी ने तस्वीर हाथ में पकड़ ली है, दाढ़ी उनके पेट में है, तो और सब चारों तरफ माल लग रहा है, दौलत लग रही है। तो उससे जरदारी साहब ने कहा कि बाबा हम तो कहते हैं, साफ कहते हैं, इधर खड़े हो अपनी कीमत लगाओ, या इधर खड़े हो अपनी कीमत बताओ, इधर खड़े होने का क्या लोगे, इधर खड़े होने का क्या लोगे। तो उससे मेरी बहस हो गई। मैंने कहा जरदारी साहब हर आदमी नहीं बिकता, न पैसे से बिकता है, न मराद से बिकता है, कि कुछ मेरे ही अराउंड के लोग हैं जो मराद में बिक गए और किसी ने बहुत बड़े बड़े फायदे ले लिए। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता कहीं पर भी, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा। तो इतने में पता चला कि खाना ओपन हो गया है, तो मेरी साहबजादी अराउंड में बैठी थी, तो आई मुझे बुलाने के लिए। तो मुझसे कहने लगे कि ये तेरी बेटी है। मैंने कहा जी ये मेरी बेटी है। उठे और मेरी फैमिली के टेबल पे गए और कहने लगे इसको समझाओ, ये तुम्हें भूखा मार देगा। ये है जरदारी साहब। और फिर आपने 2008 के इलेक्शन से लेकर 7 के 8 के इलेक्शन से लेकर 13, 18, फिर 23 के इलेक्शन तक, सेनेट के इलेक्शन में जो दौलत लुटाई नवाज शरीफ से मुकाबला करने के लिए, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि जरदारी साहब के बारे में मिस्टर 10% मशहूर हुए और करप्शन के इल्ज़ाम लगे। तो मैंने बीबी से पूछा था, ये 10 बार पहले भी सुना चुका हूँ। तो बीबी ने कहा था कि हमारे कारकुन जेलों में थे, फांसी घाटों में थे, और नवाज शरीफ ने ब्रीफ केस के मुंह खोले हुए थे, तो हम क्या करते। तो ये करप्शन करने का उज़्र तराशा गया था। और उसके बाद चल सो चल जरदारी साहब ने इस पूरी सियासत को नवाज शरीफ से मुकाबला करने के लिए, बल्कि दोनों ने मिलकर इसे गंदे गलीज तरीन तालाब में तब्दील कर दिया। मैं 2013 के इलेक्शन के बाद कहा करता था कि अगर ये दोनों पार्टियां सिर्फ करप्शन छोड़ देती तो एस्टेब्लिशमेंट पीछे जा सकती थी। अवाम को उनकी करप्शन तो पता ही नहीं चलती ना, इनकी पता चलती है। अगर ये ना करते तो फिर उनकी पता चलती। तो आज उनकी ख्वाहिश ये है क्योंकि गला घोट दो लोगों का, बोलने मत दो, अंदर कर दो। तो ये हतक इज्जत का जो कानून है, इसमें नियत की खराबी। और फिर इसका इशू जो सबसे बड़ा है कि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, जो फिर रोज लगेगा, आप अब शुरू हो जाएगा, तो मैं फौरन गिरफ्तार हो जाऊंगा। और एक तो ये ना कि भाई सजा हो जाए तो आपको 6 महीने की सजा, साल जो भी रखी होगी। मैं कहा नहीं, मुकदमा 2 साल चलेगा तो मैं अंदर ही रहूंगा, जमानत नहीं होगी। आप बताइए दुनिया में ऐसे कवानीन जमहूरियत के नाम पर
आप में, प्यूटन में, शी में क्या फर्क है? या सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, मस्कत में क्या फर्क है? बंद करें ना ये जमहूरियत का ड्रामा, और जो इस मुल्क की बेतरतीबी, बद इंतजामी और करप्शन, लूट मार, बदअमनी है, वो ये तकाजा करती है कि इंसानी जान सबसे कीमती होती है। रोज 3 से 4 लड़के मारे जाते हैं कराची में, और सोशल मीडिया एक यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुकी है। वहां जाइए, शहर शहर के किस्से पढ़िए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने अपना गवर्नर भगाया था क्योंकि इन्होंने बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो उनके करीब रहना है, और फिर नवाज शरीफ को भी शिकस्त देनी है, तो ये पीछे कैसे रह सकते हैं? तो अरशद अंसारी, प्रेस क्लब सदर लाहौर, उन्होंने दुरुस्त कहा कि ये चाल चल गई पीपल्स पार्टी, मगर बड़ी घटिया चाल चली, इंतहाई घटिया। और क्यों न चले कि इस मुल्क में अब नोट कौन करता है, माइंड कौन करता है, और बोलता कौन है? कि जो बोलने वाले थे, जो असल बोलने वाले थे, वो तो सब खरीदे जा चुके हैं, वो बिक चुके हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, मगर मैं बहुत कुछ जानता हूं। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।